शांति पाठ लेता। ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वा शांति शांतिरेव शांति सामां शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। अब हमने बहुत सौभाग्य की बात है, हम मुख्यालय माउंट आबू और कई बार हम शिविर भी हमने सौभाग्य मिला है, हमने उसमें भाग लिए हैं, उससे बहुत हमने कुछ सीखा है। शिव निराकार परब्रह्म की जो एक कल्पना है कि सभी अंत में जो जन्म लेता है राम की जो भी उससे भी कहीं सबसे आगे निराकार शिव के सन्मुख करने की जो साधना है, ये ब्रह्मा कुमारी शांति की उपासक साधक हमारे बीच आए हैं, वो बताएं इससे संबंधित थोड़ा बहुत। ओम शांति हो, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति हो, ओम शांति हो, ओम शांति हो। बड़ा है सुख करिए मंत्र मधुर। ओम शांति हो, ओम शांति हो। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति हो, ओम शांति हो, ओम शांति हो। ओम शांति से हम गुंजाए आओ धरती। ओम शांति हो, ओम शांति हो। ओम शांति से होता है विपत्तियों का हो। ओम शांति से होता है विपत्तियों का हो। ओम शांति हो, ओम शांति हो। ओम शांति की महिमा समझे दुनिया की हर कौन। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति हो, ओम शांति हो, ओम शांति हो। ओम शांति करे जागृति आत्मा में ज्योति। ओम शांति करे जागृति आत्मा में ज्योति। ओम शांति ओम, ओम शांति ओम, ओम शांति ओम। ओम शांति से मिटे अज्ञानता का संतोष। ओम शांति ओम। ओम शांति की शक्ति से पत्थर भी होता हूँ। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति ओम, ओम शांति ओम, ओम शांति ओम। और इसके पश्चात हम जो है अपने प्राचार्य महोदय से हम निवेदन करते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि और इस परिप्रेक्ष्य में अपना मुखारविंद से कुछ हमारे बीच संबोधन व्यक्त करें। प्राचार्य महोदय। सबसे बड़ा वरदान जो ईश्वर ने दिया है वो है जीवन। सबसे बड़ा वरदान जो ईश्वर ने दिया है वो है जीवन। A dead man cannot do anything. A dead man cannot do anything. इस जिंदगी में हमने क्या खोया क्या पाया मेरे अजीजों। इस जिंदगी में हमने क्या खोया क्या पाया मेरे अजीजों। ये न सोचे, ये न सोचे, पर हमने इस जिंदगी में क्या किया ये सोचे। पर हमने हमारी जिंदगी में क्या किया ये सोचे। क्योंकि ये जिंदगी मेरे अजीजों, ये जिंदगी मेरे अजीजों ना मिलेगी दोबारा। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। With this beautiful quotation, I would like to welcome the chief guest, Adaniya, honored brother Rohit Sharma ji,
ब्रह्म कुमारी दार्जिलिंग। A big round of applause, please. Further, I would like to welcome Honorable Pavitra Ji and her assistant, that is Mangan in charge, Brahma Kumari. A big round of applause, please. So, indeed, it's our privilege and honor to have them amongst us, and they will enlighten us as to how we can lead a very good and peaceful life. मंत्रा ये है, जिंदगी को और अच्छा हम कैसे बना सकते हैं, जिंदगी को और अच्छा हम कैसे बना सकते हैं। तो we are once again very much delighted to have them amongst us, and we would definitely do the implementation also in our life so that we lead a very peaceful and a very healthy life. So thank you once again, and a very, very warm welcome to all the dignitaries seated on the dais. A big loud clap once again, please. This is warm welcome. And now I request for Lisa to take over the dais, please. Thank you. धन्यवाद। अब धीरे धीरे जिससे कुछ सीखना चाहेंगे, जहाँ जिसके प्रति हम लोग सभी यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी की संस्था की शुरुआत 1936-37 हैदराबाद सिंध में दादा लेखराज, जो हीरे के व्यापारी थे, बहुत संपन्न थे, लेकिन उनको कभी कोई ऐसी ज्योति आती है, प्रसिद्धि आती है, उसका मंतव्य होता है। तो ये दादा लेखराज जो काफी संपन्न थे, हीरा के व्यापारी थे सिंध में, वो उनको एक ज्ञान होता है एक निराकार ब्रह्म का, और उनका जो परिवर्तन होता है, और फिर वो संसार की सेवा में होकर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे महान मूर्तियां यहाँ पर जन्म लेती हैं, जो दैदीप्यमान होती है, प्रज्वलित होती हैं, और कई लोगों के जीवन में प्रज्वलित होती है, रास्ता दिखाती है। उसी बीच में हमारे दादा लेखराज इसके सर्वप्रथम संस्थापक हैं या मार्गदर्शक, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ा, और 1937 से 50 5 मई 1950 ईस्वी में कराची से माउंट आबू, राजस्थान गुजरात के बीच में, बहुत हमारे मन में ये था कि राजस्थान शुरू कर सकता है, मुझे उत्तर प्रदेश से। तो हम बच्ची हमारी मतलब जैसे भी कोटा में पढ़ रही थी, फिर हमने छुट्टी में माउंट आबू गए, पूरी तरह से हम बदल गए, इतना सुंदर हिल स्टेशन हमने पहली बार देखा। और फिर उसके बाद हमारा पहले सीट 1-2 बार हो चुका था, तो ब्रह्मा कुमारी का मुख्यालय वहीं पर है, और बच्चों बहुत सारे ये अच्छे जो भारतीय की धर्म जो कंसेप्ट है जीवन जीने का, अलग अलग रास्ते से हमें मिलता है, और हर जगह से हमें चुन लेना चाहिए। हमारे जो भारत के राष्ट्रपति महोदया हैं, उनके जीवन में बहुत सारे झंझावात आए, उनके पति, उनके संतान गुजरे, और अंत में वो जो है उनको जो शांति मिला जीवन में, वह ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने से ही मिला, और हमेशा वो जाती रही। कुछ कई भी हैं, अभी वो जो है वही माउंट आबू में वो प्रभारी हैं, तो उनको जीवन में जो संभल कर चलना, जो उनको शक्ति मिली, जो एकदम पूरा कुछ उनका पूरा परिवार, पूरा जीवन तबाह हो गया था, आज हमारी महामहिम राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हैं। उनको जीवन का जो डोर है वो प्रजापति जो संस्था है उसने दिया है, और वे अब वृक्ष नहीं, वो महावट वृक्ष हो चुका है। बहुत देश विदेशों में संस्थाएं हैं, और मुख्यालय से संचालित होती है। वहाँ पर जो है प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय भी चलाया जाता है, उससे कई जगह संचालित भी होता है। तो 5 मई 1950 में कराची से माउंट आबू, ये जो है अरावली की पहाड़ी जो सबसे कहते हैं कि पांडवों को भी वहाँ पर जो है
मिलाघास है, और वहाँ पर देवताओं द्वारा बहुत सारे जो पवित्र स्थान जो माउंट आबू का जो अरावली की जो पहाड़ी है वह जो है काफी जो है प्रभावशाली जगह है। वहाँ पर मुख्यालय की स्थापना हुई। इसमें जो है जो बहुत सारे मत हैं, कई कुछ हमें भी नहीं समझ में आता था, कुछ उतना अलग से लेकर चलते हैं, लेकिन सब अपना अलग है, सब चीजें हैं। उसमें हमने कुछ बाद में अच्छा भी लगा। उसमें रुद्र या ज्ञान यंत्र, उसमें सूक्ष्म आहुतियों की बात आती है, जिसमें हम लोग हवन हम लोग अलग अलग पद्धतियों में करते हैं। तो उसमें भी ये सूक्ष्म अपना जो है जो भी चीजें हैं उनको त्यागने की बात होती है और अपने जीवन को शुद्ध करने की बात आती है, जिसमें जौ इसमें हम लोग हवन करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। तो रक्षाबंधन बांधते तो किसी अच्छे विचार से बंधने की बात आती है। उसमें जौ तन का त्याग करना, स्वाहा जो भी बुराई है, तिल मन में जो विषाक्त है उसका जो है हवन स्वाहा करना है, घी का उसके अर्पण करते हैं तो धन का भी। तो हम जो है अंत में जो है शरीर रूपी पुरानी खाल से महत्व को निकाल देना, बुद्धि से रूहानी यात्रा की तरफ ले चलने के लिए हम निवेदन करते हैं। हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि जो लोग यहाँ पर अतिथि और पधारे हैं, आप उनके तरफ जो है ये सारी जिम्मेदारी देते हैं कि वो यहाँ पर अपने साथ संचालित करें और हमें इस ज्ञान राज से सारा लोग करें। और हमारे मनोविकार को हम शुद्ध
इसके लिए हमारे यहाँ पे शिक्षा प्लस राज्यों का अभ्यास कराया जाता है। और दूसरा हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान है। 137 कंट्रीज में हमारा आपका सेवाएं चल रहा है। 8,000 हमारे राज्यों से, 12 लाख हमारे रेगुलर राज्यों की स्टूडेंट्स हैं। और प्रेजेंट में हमारा मंगल में भी है, गैंगटॉक में भी हमारा मेन सिक्किम का हेडक्वार्टर है और ओवल सिक्किम करके हमारे 13-14 सेवा केंद्र है। और अभी वर्तमान में हम लोग अभी मंगल से आए हैं और हमारे बीच में आए हैं दार्जिलिंग से ब्रदर रोहित। आपका वैसे राज्यों का अभ्यास करते हुए 42 इयर्स हो गया है और आप काफी सीनियर ब्रदर्स हैं। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसको आपने योग अभ्यास के द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से, अनुभव से उसे आपने परिवर्तन किया है। दुनिया में जितनी भी परिस्थिति, बाधाएं, बीमारियां आती है, उसको आप कैसे सहज रूप से पॉजिटिवली लेके अपने लाइफ स्टाइल को इजी करके आगे चलते। आप एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी है। वैसे जेल, स्कूल, कॉलेज में आप 1000 से भी अबव इन्होंने क्लासेस लिया है और यूट्यूब में भी आप काफी क्लासेस देते रहते हैं। कर्मों की फिलोसॉफी को लेकर, राज्यों के विषय को लेकर आप देते रहते हैं। और प्रेजेंट में आप अभी दार्जिलिंग में समर्पित है, आज हमारे बीच में आए हैं। हम आगे के लिए रोहित ब्रदर को ये स्पीकर दे रहे और आगे आपसे मिलेंगे। हमारी आदरणीय कविता जी, इस स्कूल के प्रिंसिपल महोदय, शिक्षकगण, हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे इस विद्यालय के फूलों बगीचे के सुंदर फूल, भविष्य के कर्णधार, वर्तमान के हमारे आशाओं के किरण और जागती ज्योति हमारे विद्यार्थीगण, मेरा यह सौभाग्य है मैं इस विद्यालय में आया और मैंने आते ही एक यहाँ पर सिस्टम देखा, मैं बहुत प्रभावित हो गया। मैंने बहुत सारे स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों के नैतिक चरित्रों के विषय में, मूल्यों के विषय में, पॉजिटिव थिंकिंग के विषय में, जीवन जीने की कला के विषय में, टेंशन फ्री लाइफ के विषय में बहुत प्रोग्राम किए। लेकिन आज मैं जब इस स्कूल के में आया तो मैंने यहाँ पर सरस्वती, विद्या की माता, विद्या की देवी, सरस्वतियों की पिक्चर यहाँ पर लगी हुई। हमारे पिताजी कहते थे विद्यार्थियों को कार नहीं संस्कार देनी चाहिए। क्या चाहिए? संस्कार। कार हमें नहीं चाहिए। अगर संस्कार दिया जाए तो कार अपने आप खरीद लेंगे। मुझे पिताजी ने यह सिखाया था कि जब तुम किताब के अंदर तुम्हारा पढ़ने का दिल होगा तो पहले सरस्वती वंदना करना। मैंने वो 1 क्लास में सीखा था, अभी तक भूला नहीं। सरस्वती मयादिष्टा प्रेरणा पुस्तकधारिणी अंशुमायिनी संयुक्ता विद्यादान करोतु मे प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदे देवी चतुर्थं अंशुमायिनी पंचमं तु जगन्माता षष्ठमं भागेश्वरी तथा अष्टमं भूल गया हूँ। 1 क्लास में मैंने सीखा था। 9 बुद्धिदात्रयं च दशमं ब्रह्मचारिणी एकादश चंद्रघंटेषु द्वादशी भुवनेश्वरी द्वादशी तानि नामानि कृष्णतये पठिस्नर विद्या देवी सरस्वती। यह संस्कार देखा, दीप प्रज्वलित किया हमारे आदरणीय प्रिंसिपल महोदय।
हम बाहर का दीप क्यों जलाते? क्योंकि दीप से अंधेरा दूर हो जाता है। असतोमा सतोमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतमय। ओम शांति ओम शांति। अरे असत्य को सत्य से जीतो, मृत्यु को अमृत से जीतो और अज्ञान अंधेरे को ज्ञान के रोशनी से जीतो। हम तो झोपड़ी में तो बत्ती दीप तो जलाते आए, लेकिन ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हमने सीखा झोपड़ी में भी दीप जलाने, झोपड़ी में भी दीप जलाने, खोपड़ी मालूम है? या अंदर इसमें बुद्धि रूपी नेत्र जो बुझा हुआ है उसको हमें जगाना है। नेपाली समझने वाले कौन कौन है? तो फिर मैं कभी कभी हिंदी भी बोल लेता हूँ, क्योंकि हमारे जो प्रिंसिपल महोदय टीचर कई लोग हिंदी नेपाली नहीं समझते होंगे, फिर मैं नेपाली में भी बोलता हूँ। दीदी ने कहा शुरू में ओम शांति, और हमारे संचालक साहब ने भी कहा ओम शांति। उन्होंने ओम शांति केवल नहीं कहा अंतरिक्ष शांति, शांति शांति, वनस्पति शांति, पृथ्वी शांति, क्या क्या शांति पर, लेकिन सब शांति ओम में समाया हुआ है। वैज्ञानिकले अहिले यस्तो कुरा पत्ता लगाए भर्खर यो एउटा ग्यालेक्सीको अन्तरमा एउटा होल छ अरे त्यो होलबाट एउटा आवाज निस्किन्छ, त्यो आवाज के को रहेछ भन्दा ओम को रहेछ। तपाईलाई थाहा छ कि छैन? भर्खरै मात्रै पत्ता लगाए ओम को आवाज रहेछ। यो ओम सबै धर्मले मान्दो रहेछ। जीवनमा दुईटा कुरा हुनुपर्छ, दो बार हमें जीवन में होना चाहिए कि ओम होना चाहिए कि प्रोम होना चाहिए। सब नहीं करते हैं, नहीं करते। तो आप ओम होंगे कि प्रोम होंगे? ओम होने के लिए ओम का अर्थ को समझना होगा। ओम क्या है? ओम है क्या? ओम में 3 अक्षर आता है, अ उ म। अ का मतलब होता है आचरण, उ का मतलब होता है उच्चारण, और म का मतलब होता है मनन। हमें जीवन में आचरण क्या करना चाहिए? आचरण करना चाहिए दिव्य गुणों का। जैसे सरस्वती को हम माता के रूप में पूजते सफेद वस्त्र डाले, क्यों सरस्वती को सफेद वस्त्र दिखाया है उसको भी मैं बताऊंगा आपके पास आज, क्योंकि यहाँ पर मुझे सरस्वती को दर्शन करने मिला। और हमारे जो प्रिंसिपल महोदय है वो देखने से ही लगता है कि वो अभी क्या है, जैसे सरस्वती है ऐसे आप लोगों का सौभाग्य है। और मैं जो विद्यार्थी यहाँ देख रहा हूँ एक चैतन्य देवता के रूप में देख रहा हूँ, सभी टीचर को भी वैसे ही देख रहा हूँ मैं। तो आपके अंदर एक दिव्यता है, वो दिव्यता ओम में। आचरण करना चाहिए दिव्य गुणों का। दिव्य गुण क्या होता है? शांतता, धैर्यता, नम्रता, पवित्रता, अंतर्मुखता, गंभीरता। ये देवताओं में जो गुण होते हैं देवताओं में, वह हमें बनना चाहिए। ये बनने में हमें देवता जैसे बनने, देवता देवता बने क्या रहता है? ऐसा नहीं है देवता बने कोई ना है, देवता समझ में आ गया है और मैं के बारे है देवता का नाम मुझे भाषा अच्छा दाने में के भन्छन् भने ब्रह्माजीलाई गएर कम्प्लेन गरेछन्। के कम्प्लेन गरेछन्? तपाईं पार्सिटी गर्नुहुन्छ ब्रह्माजी, देवताहरूलाई मात्रै तपाईं राम्रो राम्रो भन्नुहुन्छ, दाने गरेर भन्नुहुन्न।
ब्रह्मा जी ने क्या किया? देवता और दानव का एक सभा बुलाया। सभा बुलाएर के गर्नुभएछ भने भोजन खुवाउनु भएछ। भोजनालय बनाउनु सबै दानवहरू खुवाउने, देवतालाई खुवाउने। तर दानवहरूलाई खानको लागि हातमा यहाँ डन्डा बाँधिनु भएछ। एउटा क्या डन्डा बाँधिनु भएछ, त्यो खाओ भनेर। कसरी खाने अब? हातले उतार्यो, कतिले यता माथि लग्यो, यसरी खन्यायो, एकछिन माथ्यो, भोजनालय के भएछ? रणसङ्ग्राम मैदान भएछ। खान सकेन दानवहरूले, कतिको मुखमा पर्यो, कतिको मुखमै परेन। सबके तिम्रो खाओ। दूसरे डाइनिंग में देवता बैठे थे, देवताओं को भी हाथ में डंडा बांध दिया और देवताओं को भी खाने के लिए कहा। देवताओं ने वो भोजन खाया। कैसे खाया होगा? हाँ, बहुत हमारे स्कूल के बच्चे ज्ञानी है। अपने आप के लिए ताली बजाओ। इतने अच्छे, इतने ज्ञानी, इतने समझदार बच्चे तो मैंने कोई भी स्कूल में नहीं देखा है। देवताओं ने क्या किया? अपने हाथ उनके अपने ही मुख में तो जा नहीं सकता था, क्योंकि हाथ में डंडा बंधा हुआ था। और हमारे हाथ में हुए लड्डू मैं आपको तो खिला सकता हूँ ना? अगर मैं आपको लड्डू खिला सकता हूँ तो आपका हाथ में लड्डू किसके मुख में आएगा? हमारे मुख में आएगा। देने वाले को देवता कहते हैं। खींचने वाला जो होता है ना, वो नीचे से खींचते हैं, और ऊपर उठाने वाला होता है ना, जो ऊपर से उठाते हैं, और जो ऊपर ही खाता है वो कभी नीचे नहीं आता है। त्यसैले तपाईहरुले कहिल्यै पनि अरूलाई गिराउने प्रयत्न नगर्नुहोला, अरूलाई जिन्दगीमा पुगाउने प्रयत्न गर्नुहोला। अनि आचरण राम्रो राम्रो, अनि उच्चारण भनेको मुखबाट निक्लेको बोली, हातबाट निस्केको बोली, अनि बितेर गएको समय कहिल्यै पनि फर्केर आउँदैन। तीनटा कुरा जिन्दगीमा याद राख्नुहोला, बहुत मूल्यवान छ। स्टुडेन्ट लाइफ, स्टुडेन्ट लाइफ, तपाईँको स्टुडेन्ट जीवन अहिले मलाई देखेर लोभ लाग्छ। म पनि यस्तै थिएँ, तपाईँको जस्तै एउटा डन्डे मुन्ने। मलाई यस्तो किसिमको शिक्षा कसैले पनि स्कुलमा आएर सिकाइदिएको थियो भनेदेखि मेरो चरित्र अझै माथि जान्थ्यो होला। तपाईँहरू कति सौभाग्यशाली, तपाईँहरूको माझमा यस्तो महान दिदीहरू आउनुहुन्छ। अनि मलाई गौरव लाग्छ विद्यार्थीदेखि तपाईँहरू भोलि देशमा केही बनिने युवाहरू। युवालाई उल्टोबाट पढ्नुहोस् के हुन्छ? युवा वायु। वायु हामीले के गर्न चाहिन्छ? श्वास लिनको लागि वायु चाहिन्छ। तर त्यही वायु विपरीत दिशातिर भइदियो भनेदेखि त्यसले साइक्लोन ल्याइदिन्छ। तपाईहरुले यो संसारमा विश्व परिवर्तन गर्ने भारतलाई मात्रै नभएर विश्वलाई चाहिँ के गर्ने भनेदेखि एउटा बेटर बनाउने तपाईहरुले साइक्लोन ल्याइदिनुपर्छ। ल्याउने कि नल्याउने? राम्रो खालको साइक्लोन भारतलाई विश्वमा चिनाउने, भारत भोलि विश्व गुरु बन्दैछ। मोदीजीको पनि सपना त्यही छ। त्यसकारण मुखबाट बोल्दाखेरि जहिले पनि के गर्नुपर्ने रहेछ? एउटा राजा बजारमा हिँड्दै गर्दाखेरि दुईटा सुगा देखेछन्। दुईटा सुगा देखिसकेपछि किन्न मन लागेछ। राजा को सुगा खरिद्ने क्या बोलता है सुगा को? तोता को राजा क्या करने गया? वो खरीदने को दिलवा तो उन्होंने खरीदने के लिए दाम पूछा। तो बिक्री करने वाला ने बोला एक तोते का दाम 1000 है, दूसरे तोते का दाम 100 रुपये है। देखने से तो एक ही तोता है, क्यों एक का दाम 1000 रुपये, एक का दाम 100 रुपये? तो फिर बिक्री करने वाला ने बोला महाराज आपको अभी मैं इसका राज नहीं बताऊंगा, कल आपको अपने आप ही इसका राज पता लग जाएगा। और राजा ने 100 रुपये वाला तोते भी खरीदा और 1000 रुपये वाला भी खरीदा। जब सुबह हुआ, सुबह होते ही जो 1000 रुपये वाला तोते में
हरि कीर्तन का नाम गाने लगा और राजमहल को पूरे हरि कीर्तनमय बना दिया। और दूसरे वाले 100 रुपये वाले तोते थे ना, उसके मुख से बहुत अपशब्द निकलने लगे, बुरे शब्द। किन त्यस्तो भएछ? किनभने 1000 रुपैयाँ वाला तोता एउटा साधुको एउटा सन्तको सङ्गमा बसेको रहेछ। 100 रुपैयाँ वाला तोता चाहिँ एउटा डाकु, एउटा चमार, एउटा गद्दार व्यक्तिको सङ्गतमा बसेर त्यसले नराम्रो नराम्रो शब्द सिकेछ। तपाईहरुको यो बेला भनेको सिक्ने बेला, पढ्ने बेला। तपाईहरुले एउटा प्रश्न सोच्नु, आफ्नो जिन्दगी में असल करना चाहते या सफल करना चाहते? सफल। थोड़ा सा सोच के बोलिए, सोचो समझो करो। असल करना चाहते या सफल करना चाहते? सफल करने जाने वाला हाथ खड़ा करो। असल बनने चाहने वाला भी हाथ खड़ा करे। अब दोनों बनना नहीं चाहते, असल भी बनना नहीं चाहते और सफल भी बनना नहीं चाहते, तो वो क्या है? क्योंकि हाथ तो खड़ा ही नहीं किया। जो जिंदगी में असल बनने की इच्छा रखते, असल बनने का एम रखते, असल बनने का लक्ष्य रखते ना, उनके पीछे सफलता आती है। एक बार क्या हुआ, ठंडी के मास था, 3 बुजुर्ग बूढ़े लोग खुली हवा में बाहर बैठे हुए थे। घर की एक गृहिणी महिला ने वो 3 बुजुर्ग को अंदर बुलाना चाहा। हमारे घर के अंदर आइए, घर के अंदर थोड़ा गर्म है, हम हीटर जला देंगे। तो उन्होंने बोला, घर में कौन है? कोई पनि छैन घरमा, म मात्रै छु। तिमी मात्रै भएको घरमा म आउँदिन भन्छ। घरमा जम्मै फ्यामिली मेम्बर भेला भइसकेपछि मलाई हामीलाई बोलाउनु भनेछ। घरमा जम्मैजना आए अनि आउनुहोस् भनेर बोलाउन जाँदाखेरि 3 जनाले भन्छन्, एकजना यहाँ हामी 3 जना मध्ये एकजना प्रेम हो, एकजना सफलता हो, एकजना संपत्ति हो। एक क्या है? प्रेम। दूसरा है सफलता, तीसरा है संपत्ति। तो किसको आपको, ये तीनों में आपको कौन सी चीज की आवश्यकता है? अंदर में जाकर के आप कुछ सबको पूछो, किसको जरूरत है, वो हम वही आएंगे। तो एक ने बोला सफलता चाहिए, जिंदगी में सक्सेस आ जाएगी, तो सक्सेस। दूसरा ने भन्यो होइन सम्पत्ति चाहिन्छ, सम्पत्ति। अरे धन छ भने सब कुछ छ, धन छ भनेदेखि त राजालाई पनि किन्न सकिन्छ, गुलाम गर्न सकिन्छ सम्पत्तिले, सम्पत्ति चाहिन्छ भने। तर त्यो घरको महिला गृहिणीलाई त्यो 2 जनाको झगडा जस्तो लागेको छ सफलता र सम्पत्तिको बिचमा। बाहिर आएर यहाँ प्रेम को चाहिँ आइदिनुहोस् त भनेर। जब प्रेमलाई मैले के गरिन् भने बोलाएँ, प्रेम लुरु उठेर घरभित्र जाँदै गर्दा सफलता र सम्पत्ति पनि उनैको पछि लागेछ। सफलता र सम्पत्ति उनैको पछि लाग्दा ती महिलाले भन्छन्, मैले त यसको बोलाए त केवल प्रेमको, क्यों सफलता और सम्पत्ति के पीछे आने लगे? अनि उनीहरूले भन्छन्, तपाईले यस्तो किसिमको व्यक्तित्वलाई चयन गरिदिनुभयो जहाँ प्रेम हुन्छ, सफलता र सम्पत्ति पनि त्यही हुन्छ। त्यसकारण आपसमा हामीले के गरेर बस्नुपर्छ? मिलेर बस्नुपर्छ। मिलेर बस्नको लागि एक अर्कालाई मुखले नराम्रो शब्दले बोल्नु हुँदैन। बुझ्यौ? अब यो मुखले त मिठो खाना खान्छ। तपाईहरुलाई यहाँ होस्टेलमा खानेकुरा दिनुहुन्छ होला है, मिठो भयो कस्तो दामी आज न कुरा पनि गर्नुहुन्छ साथीभाइले आज चाहिँ मिठो बनाएको थियो। अनि यो दामलाई पनि चलाउनु
दिक्क लाग्छ ज्यादा मिठो नि। अनि एक दिन नारदले भनेछ ए तिम्रो तल 16वटा छेउमा माथि 16वटा छु बिचमा बसिरहेछस्, याद गर कुनै दिन तँलाई म पक्कै के गर्न सक्छु, टोपी दिन सक्छु। जिब्रो पनि के कम्ती, जिब्रोले भनेछ टोक्छस् मलाई 2-4 जना साथीहरू बसेर ठाउँमा नराम्रो 2-4 शब्द मात्रै बोल्ने भनेदेखि तेरो 32वटा एकैले झार्दै बनाउने त्यसकारण मुखले नराम्रो बोल्यो भनेदेखि हाम्रो दाँत पनि जान सक्छ। भनिन्छ द टोन इज नो बोन्स इट क्यान ब्रेक 100,000 बोन्स। खुकुरीले हानेको चोट त भइन्छ तर मुखबाट दिएको गाली कहिले पनि भइँदैन। त्यसकारण कसैलाई पनि मुखले नराम्रो भन्नु हुँदैन। तपाईँहरूमा एउटा कुरा, यो बल्ब कसले बनाएको थाहा छ? एडिसनले जब बल्ब बनाए उनले 10,000 फिलामेन्टहरू प्रयोग गरेर बल्ब बलेन। 10,001वटा फिलामेन्ट प्रयोग गर्दा बल्ब बल्यो। बल्ब बलिसकेपछि धेरै मान्छेहरू अरे चिम पनि बल्छ अरे सिसा पनि बल्छ अरे भनेर हेर्न आए। हेर्न आउँदाखेरि उसको पिएलाई एडिसनले भन्छन् यो बल्बलाई टेबलमा राख। जब पिएले त्यो बल्बलाई टेबलमा राख्दै गर्दाखेरि खुट्टा चिप्लेर त्यो पिए लडिँदैछ। लड्दाखेरि बल्ब पनि त्यत्रा मान्छेहरू भएको बल्ब बलेको हेर्न नपाइकन त्यो पिएलाई गाली गर्दै फर्किन्छ। रातभरिको मेहनत किया रातभर और दूसरा बल्ब बनाया और दूसरे दिन बहुत लोग आ गए पहले से भी ज्यादा। उस दिन भी एडिसन ने कहा उसी पिए को बल्ब टेबल में रखो। तो अब लोगों ने किसको गाली दिया? पिए को गाली नहीं दिया, एडिसन को दिया। कल इन्होंने इतना गलती किया था, आज भी इसी में ये काम लगा रहे हैं या आज भी ये बल्ब उठाएगा। अनि एडिसनले भन्नुभएछ हिजो तपाईहरुले गाली गरेर यो मान्छेको त हृदय पनि फुटाइदिनु भयो। आज मैले यो बल्ब टेबलमा राख्न दिएको त उसको दिललाई जोड्नको लागि हो। त्यसै कारण सधैँ मान्छेलाई जोड्ने काम गर्नुहोस्। एउटा राजाले एउटा सिलाइ गर्ने के भन्छ टेलरको एक कैंची और एक सिया दिया छोटा सा, और वो जो सियाई होता है ना वो टोपी में ऐसे रखता था। वो दर्जी के होते थे सिलाई वाला टेलर उसको सियो हुन्छ हैन, त्यो सियोलाई केमा राख्यो? सिरमा राख्यो। अनि कैंचीलाई के गर्थ्यो? खुट्टालाई टेकेर राख्थ्यो। अनि राजाले सोधेछन् तँलाई त मैले कैंची पनि दिएको थिएँ, सियो पनि दिएको थिएँ, सियो त तैँले सिरमा राखिस् तर कैंचीलाई चाहिँ किन खुट्टाले टेकेको भन्दाखेरि टेलरले क्या जवाब दिया? कैंची है ना दूसरों को काटता है और जो सियाई छोटा होता है ना वो जोड़ता है। इस कारण जिन्दगीमा कसैलाई पनि काट्ने र फटाउने काम तपाईहरुले गर्नु हुँदैन। सियोको जस्तो के गर्नुपर्ने रहेछ? जोड्ने काम। इस कारण एक अर्काको अवगुण र चित्तमा कहिल्यै पनि नराख्नुहोस्। बुझ्नुभयो? मुखबाट निक्लेको बोलीले बहुत ठुलो प्रभाव पार्छ। आमालाई हामी आमा भन्न सक्छौँ? सक्दैनौँ? तर आमाको मिनिङ अर्को के हुन्छ भनेदेखि ए बाबु बुढी पनि भन्न सक्छ। आमालाई कति नमिठो लाग्छ, शब्द त एउटै हो नि। त्यसकारण मिठो कुरा मात्रै मेरो मुखले के गर्नुपर्छ? मैले कालिम्पोङमा त्यो प्रणामी मन्दिर मङ्गल गुरुजी मेरो घरको छेउमा जाने भएको थियो। त्यहाँ मन्दिरमा मलाई एउटा शब्द हेरेँ, त्यसले मेरो जीवनमा बहुत ठुलो प्रभाव पार्यो। जिंदगी जीना है तो ऐसे जियो जैसे 32 दांत के बीच में जीव रहती है। यत्रो शत्रुहरूको बीचमा रहेर जिब्रो के छ? सेफ छ। जिब्रोले के गरेको छ भने दाँतलाई पनि मित्र बनाएको छ। शत्रु बनाउने र मित्र बनाउने कला
हाम्रै हातमा छ के बनाउने। त्यसकारण उच्चारण सधैँ मिठो गर्नुपर्ने रहेछ। जीवनमा घट्ने हरेक घटना तपाईँको लागि दुःखद घटना घटे पनि त्यसको रिजल्ट राम्रै हुन्छ। लेकिन थोड़ा सा कार्य करने के बाद उसका परिणाम आता है। एक राजा और मंत्री जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। शिकार खेलते खेलते राजा की अंगुली कट गई। मंत्री को बोला, मंत्री मेरा एक अंगूठा चला गया। मंत्री ने बोला, महाराज बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हो कि बुरा हो? राम्रो हो कि नराम्रो हो? मन्त्रीले के भन्यो? राम्रो। राजालाई पनि गुस्सा आएछ, साला मेरो हात काटिराखेको छ, तपाईँ राम्रो हो? दरबारमा गएपछि त्यसलाई मेरो राम्रो भयो। दरबारमा गइसकेपछि मन्त्रीलाई के गरेछ उसले? जेलमा हालेछ। जेलमा हालिसकेपछि मन्त्रीले भन्छ, महाराज यह भी बहुत अच्छा हुआ। जेलमा बस्न राम्रो हो? मन्त्रीले राम्रो हो भन्यो। अनि कालांतरमा 2-3 मास बीत गया। राजा अकेला जंगल में शिकार करने के लिए चला गया और चलते चलते वो ऐसे जगह पर पहुंच गया जहाँ पर जंगली आदिवासी भीड़ लोग रहते थे और उनको चाहिए था एक मानव। क्यों चाहिए था मानव? देवी को बलि देने के लिए। और राजा को उन्होंने पकड़ा और ले गए अपने बोर्ड के पास। महाराज हमें इसे बहुत खानदान करने वाला एक मानव मिला, देवी की बलि देने योग्य है ये। और उसके बोस ने कहा, इसके शरीर में कोई छोड़ता नहीं, देखो पूरा कपड़े उतार करके देखो, वाले सब पे लगता है कि ये रसा हाथ काट के वो बोल रसा। ओहो, देवीलाई त बलि दिन योग्य हुँदैन भने फोट भयो। अनि के गर्यो होला? महाराज यसको त फोट छ, हात काटिएको छ। एक लाठी हात चालेन पठाइयो। मन्त्रीले के भनेको छ नि, मेरो यो अङ्गुली काटेको थिएन भनेदेखि त म आज के हुनु पर्थ्यो? बलिको पोको हुनु पर्थ्यो। अनि त्यो राजा कहाँ होला सिधै मन्त्रीको गएछ। अनि मन्त्रीलाई सोधेछ, मन्त्री तैँले भनेको ठिकै रहेछ, त्यो अङ्गुली काटेको थिएन भनेदेखि त मलाई आज मार्दै रहेछन्। तर तुमने एक बात बिगड़ी भी कही ना, तुमको मैंने जेल में जब डाला था उसको भी उन्होंने क्या कहा था? महाराज यह भी बहुत अच्छा। क्यों ऐसा कहा? तो फिर मंत्री ने बोला, महाराज अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते थे तो आपके साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में मैं चला जाता था, तो फिर आपको तो अंगुली कट गया था, आप तो मर जाते थे, लेकिन शिकार कष्ट करते थे। इसलिए यह भी बहुत अच्छा। जीवन में घटने वाली सारी घटना हमारे लिए क्या होता है? कोई दूसरा घटना है आपको मन दुखी मत करना, समझा? तो फिर मन होता है मनन। मनन मतलब मन से करने वाले संकल्प। संसार में सबसे ज्यादा ब्रेन का यूटिलाइज किसने किया पता है? जो हमारे अंदर की जो कैपेसिटी है सबसे ज्यादा यूटिलाइज करके अभी तक यूटिलाइज करने वाला व्यक्ति कौन है? मालूम है किसी को? अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने E=mc² फर्मुला निकाल्यो। त्यसबाट के बन्यो? परमाणु बम बन्यो। सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा अमेरिकाले जापानको हिरोशिमा नागासाकीमा जो बम फुटायो नि, कल्पना गर्नुहोस् यहाँको टेम्परेचर अहिले कति छ? 20-22 होला। यहाँ के टेम्परेचर ऐसे 20-22। और उस समय क्या हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में? 30 सेकेंड के अंदर वहां के टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था।
अब आप थोड़ा सा सोचो, 100 डिग्री में पानी उबलने लगता है, 500 डिग्री में हलाम पिघलने लगता है, लोहा पिघलता है 500 डिग्री, हलाम पग्लिन्छ। 30 सेकेन्ड भित्र त्यहाँको टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस भयो भनेदेखि यहाँको हालत कस्तो भयो होला? त्यो बमलाई अहिलेका वैज्ञानिकहरूले के भन्छन् भने बेबी बम भन्छ। किन बेबी बम भनेको भन्दा त्यो बम त अघि केटाकेटी लेखेर आउने बम भयो। यो पृथ्वीलाई अहिले 400 चोटि नष्ट गर्ने विज्ञानले परमाणु बम बनाएको छ। त्यसै कारण एकजना लेखकले भनेका थिए, ज्ञान मर्दछ नासेर। सुन्नुभएको छैन? ज्ञान मर्दछ हाँसेर, रोई विज्ञान मर्दछ, विज्ञान रोएर बस्छ। हाम्रो ब्रेनमा दुईटा भाग हुन्छ, एक होता है राइट हेमिस्फीयर, दूसरा होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर का काम है स्पिरिचुअल बातों को सोचना, स्पिरिचुअल बात करना, स्पिरिचुअलिटी में मन लगाना। और लेफ्ट हेमिस्फीयर को काम हो भौतिक चिन्तन गर्नु, भौतिक कुराहरू पढ्नु। अब यहाँ हाम्रो सरले तपाईहरुलाई दादा लेखराजको 1936 मा यो संस्था स्थापना भएको भनेर परिचय दिनुहुँदै थियो। अब अर्को पालिदेखि तपाईहरुको कक्षा 7 को अंग्रेजी किताबको सिलेबसमा दादा लेखराजको जीवन कहानी तपाईहरुले पढ्न पाउनुहुनेछ। इन्डिया गभर्नमेन्टले भर्खरै मात्र रिलिज गर्यो। क्लास 7 के पुस्तक में दादा लेखराज की जीवनी अनिवार्य इंग्लिश में पढ़ना ही पड़ेगा। तपाईहरुले पढ्न पाउनुहुन्छ कक्षा 7 को किताबमा। त्यसकारण म मनले संकल्प पनि राम्रो गर्नुपर्छ। अब तपाईहरुलाई यो राम्रो कुरा गर्नको लागि विश्वमा धेरै चुनौतीहरू छन्। तपाईहरुले धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, परिस्थितिहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यी परिस्थितिहरू के हुन् अलिकति म सरसर्ती भन्छु र त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले सल्भ गर्ने त्यो कुरा पनि बताइदिन्छु। पहिलो हाम्रो के छ भने विश्वमा भन्दाखेरि आर्थिक समस्या, इकोनोमिक्स प्रब्लम। यसबाट गरिबी छ, महँगाई छ, बेरोजगार छ। धेरै संख्यामा रोजगार नपाएर मान्छेहरू विदेशतिर जान्छन् अनि गाउँघरमा भएका भोले भलाइका जुन बहिनीहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ अवैध धन्दामा चाहिँ लगेर ठुल्ठुलो कोठीहरूमा बिक्री पनि गरिन्छ। तपाईले यसमा पनि सचेत हुनुपर्छ। कसैले प्रलोभन देखाउँदैन, त्यसको प्रलोभनको पछाडि पर्नु हुँदैन। अशिक्षा र निर्धनताको कारणले गर्दाखेरि भारतको गाउँ गाउँमा त्यस्तो भइराखेको छ। अनि जहाँ सम्पन्नता हुन्छ नि अलिकति त्यहाँ चाहिँ मान्छेलाई के हुन्छ भने सम्पन्नताको शिखरमा चढेपछि मान्छेलाई काम गर्न अल्छी लाग्छ अनि पैसा आइहाल्छ भन्यो अनि दुर्व्यसनीमा फस्यो। लागु पदार्थ दुर्व्यसनी थाहा छ? दुर्व्यसनी भनेको के हो? सुर्ती कसले खानुहुन्छ? कसैले खानुहुन्छ? होइन। त्यसै कारण फुर्ती नदै काट्नु। सुर्ती खाने फुर्ती देखिहाल्दैन। कतिवटा स्कुलमा सुर्ती खान्छ कि फुर्ती देख्नु। गुट्का खायो भनेदेखि बीचको ट चाहिँ हटाइदिनु के हुन्छ? के हुन्छ बीचको बुझिहाल्नु भयो तपाईँ। गुट्का चाहिँ के रहेछ? बीचको ट हटाइदिनु पर्छ। त्यसकारण कहिले पनि त्यस्तो लग्न नराम्रो नानी तपाईँ। अनि अर्को छ राजकीय समस्या। राजकीय भनेको यो पोलिटिकल समस्याहरू छ संसारमा। ओके, अराजक छ, परिस्थिति अनुकूल नहीं है, खिंचातानी है, कुर्सी का मारामारी है संसार में, लड़ाई झगड़ा है राजनीति में भी, और इसको पब्लिक के ऊपर भी इसका प्रॉब्लम आ जाता है, राजनीति खिंचातानी। तीसरा समस्या है सामाजिक पारिवारिक कलह अनि स्वार्थीपन अनि के छ अर्को नैतिक चरित्र पतन। पहले जमाने में लोग बोलते थे चरित्र गया सब कुछ गया, पैसा गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया।
लेकिन अभी उसमें चेंज हो गया। चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, पैसा गया तो सब कुछ गया, धन गया तो सब कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। 50-60 वर्ष तक धन कमाने में लग जाता है, उसके बाद फिर खाते हैं बहुत और बीमार पड़ जाते हैं, वही धन फिर स्वास्थ्य में खर्च करना चाहिए, मरने के टाइम केही पनि। त्यसैले सिकन्दर जस्तो बादशाहले के भनेका थिए, जब म मर्छु मरिसकेपछि तपाईँ 3टा कुरा गर्ने। एउटा, म विश्व विजेता बादशाह, मैले कमाएको सारा सम्पत्ति मेरो लास नामले बाटो छरिदिनु अनि मैले कपडा सबै खोलिदिनु। जापानमा ज्यादा आत्महत्या गर्दा सुसाइड, अनि सरकारले एउटा हुन निकाल्छ जापानमा। के हुन निकाल्यो भन्दाखेरि अब यो जसले सुसाइड गर्छ, सुसाइड गर्नेको लास नि नाकै बजारमा भैँसा भएको छ, त्यो आत्महत्या गर्ने क्रममा भएछ। किन भयो भन्दाखेरि लास त मरिसकेपछि लाग्दो छैन मान्छेलाई। सिक्किममा पनि म सुन्छु, यो इन्डियाको दोस्रो सानो स्टेट, योभन्दा सानो गोवा होला सायद, तर यहाँ सम्पन्नता पनि छ, गभर्मेन्टले फेसिलिटी दिएको होला, तर सुन्नमा आउँछ ज्यादा डिप्रेसन र सुसाइड गर्ने संख्यामा भारतमा नम्बर 1 आउँदैछ। त्यसकारण सानैदेखि हाम्रो कुरा सिक्यो भनेदेखि एकदम डिप्रेसन सिचुएसन टेन्सन जान पर्दैन। अर्को छ हाम्रो प्राकृतिक समस्या, नेचुरल क्यालामिटिज। तपाईहरुले पढ्नुहुन्छ सिलेबसमा छ। पहिलोचोटि 1992 मा रियो डे जेनेरो ब्राजिलमा एउटा पृथ्वी सम्मेलन भयो। पृथ्वीलाई कसरी सेभ गर्ने, वर्ल्डलाई कसरी सेभ गर्ने, किन भन्दा वर्षमा 50 करोड भन्दा बढी रुख काटिन्छ, आबादी बढी छ, खेतीयोग्य जमिनमा मान्छेले घर बनाएको बनाइन्छ। हामीले हेर्दा सिलगढीतिर जहाँ मजाले धान फल्ने खेतमा अहिले बिल्डिङ मात्रै। प्रत्येक 25 देखि 20 वर्षमा जनसङ्ख्या डबल हुन्छ। भारत स्वतन्त्रता आउँदाखेरि यहाँको पपुलेसन 23 करोड थियो, अहिले भारतको पपुलेसन कति छ? 135 करोड भन्दा ज्यादा। अब 1 वर्ष पछाडि अस्ति एउटा रेकर्डमा भन्दै थियो, नम्बर 1 मा आउँछ, चाइनालाई पनि हेरिएको छ, जिन्छ। प्रत्येक 25 वर्षमा जनसङ्ख्या डबल हुन्छ। अहिले विश्वको जनसङ्ख्या लगभग 480 करोड होला। अब 25 वर्षभित्र विश्वको पपुलेसन 1500 करोड भन्दा ज्यादा हुन्छ। मान्छे बाँच्छ अनि यहाँ भएका स्रोत र साधन, तेल, खनिज, डिजेल, ग्यासहरू वैज्ञानिकहरूले भन्दैछ अब 15 वर्षभित्र सकिँदैछ। के प्रयोग गर्ने, गाडीमा के हाल्ने, के चल्यो भने कि पानीले चलाउने गाडी तपाईँले बनाउनुहुँदैछ, सकिँदैछ। ग्यास तेल डिजेल भनेको रिसाइक्लिङ गर्नु हो, त्यसको लामो बनिने पिरियड तपाईँको भित्रमा जाँदिन। अनि अर्को चाहिँ के छ भने खास ग्लोबल वार्मिङको इफेक्ट परिरहेको छ। पृथ्वीमा अब एउटा ओजनको तह के भइरहेको छ, वाल परिरहेछ, सूर्यबाट आउने अल्ट्राभायोलेट किरण भन्छ, परावैज्ञानिक किरण पृथ्वीमा आउँछ, त्यसले स्किन क्यान्सर हुने, हेमोग्लोबिन घट्ने, अनि पृथ्वीको टेम्परेचर बढ्ने। टेम्परेचर बढेको कारणले नर्थ पोल र साउथ पोलमा भएका विशाल हिमका श्रृङ्खलाहरू पग्लिन्छन्। त्यो पग्लेपछि समुद्रको सतह चाहिँ 300 फिटसम्म माथि उठ्छ। मालदिभ्स अहिले आफ्नो लागि खोज्दैछ ठाउँ, अस्ट्रेलियाले दियो तर रिजर्ट दियो, बस्न मागेको छैन, किनभने अब 10 वर्षभित्र मालदिभ्स भन्ने देशै रहँदैन। ओजन लेयरको कारण गर्मीको मात्रा बढिराखेको छ अनि हाम्रा वनस्पतिहरू कतिवटा लोप भएर गइराखेका छन्, जीवहरू लोप भएर गइरहेका छन् पृथ्वीबाट। त्यसले एउटा इकोसिस्टममा के हुन्छ, यो बहुत ठुलो प्रभाव पर्छ। त्यो सरहरूले तपाईँहरूलाई पढाउनु त्यसमा जाँदैन। अब यो समस्यालाई सल्भ कसरी गर्ने भन्दा when we change the world change
जब हामी परिवर्तन हुन्छौँ अनि मात्रै विश्व परिवर्तन हुन्छ। व्यक्ति परिवर्तन नभइकन विश्व एकजना परिवर्तन भयो भने मात्रै अरूलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। सुरु आफूबाट गर्ने आफैबाट, कोबाट गर्ने आफैबाट। अनि तपाईहरुलाई म एउटा यसको लागि गणितको एउटा फर्मुला बताएर भन्न मन लाग्यो। अलजेब्रामा एउटा फर्मुला छ, माइनस माइनस के हुन्छ? प्लस माइनस माइनस प्लस 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 किन भयो? गणित पढाउन सहज हुन्छ यहाँ? म्याथमेटिक्स पढाउन सहज हुन्छ? सायद मलाई थाहा थियो होला। किन भएको होला? तपाईहरुले भन्नुभयो प्लस 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 किन भएको भनेर? किन भएको भनेर भन्नुभयो सरले? किन भएको भन्ने कुरामा तपाईहरुलाई भनिदिन्छु आज। हो त्यो इम्पोर्टेन्ट छैन हाम्रो जीवनमा। प्लस भनेको के हो? पोजिटिभ। जुन कुरा गर भनेको त्यो त्यही कुरा गर भने त्यसको रिजल्ट कस्तो गर्छ? पोजिटिभ। त्यसै कारण प्लस प्लस प्लस। जो करना था वही किया, इसका परिणाम क्या हुआ? प्लस। और जो कुरा गर्नु हुने थिएन माइनस नेगेटिभ, तर त्यो कुरा चाहिँ फेरि हामीले के गर्यो? गर्यो प्लस। त्यसको रिजल्ट कस्तो आयो? माइनस। जुन कुरा गर भनेको थियो गरेन, माइनस आयो। जुन कुरा नगर भनेको थियो त्यो गर्यो भने त्यसको परिणाम पनि माइनस आयो। जुन कुरो नगर भनेको थियो त्यो कुरा गरेन भनेदेखि फेरि के भयो? माइनस माइनस प्लस। तर के हुन्छ भनेदेखि एकजनाले गुरुकुलमा गएर दीक्षा लिएर हाम्रो भारतीय प्रमाणित अनुसार गुरुकुल शिक्षाबाट हाम्रो शिक्षा सुरुवात हो। श्री कृष्ण गौरी शान्ति भन्ने नामका गुरु थिए। अनि पूरा पढ़ेर दीक्षा लिसकेपछि गुरुलाई पूछा, गुरु मैं आपसे आज विदा लेकर के जा रहा हूँ, मैं घर में ही साधना करूँगा। साधना करते वक्त मुझे क्या करना है? एक इम्पोर्टेंट आप मंत्र बताइए। अनि गुरु ने भने जब तुम साधना करते ना उस समय बंदर का याद नहीं करना। जब साधना गर्नु बस्यो के उठाले उसलाई फेरि अब गुरुले त बंदर याद नगर भनेको थियो, के गर्नु आराम थाल्यो। यसो ध्यान गर्नुपर्छ, साधना गर्नुपर्छ, त्यही भएको याद आउँछ। यो गुरुलाई यो बाँदरले के गरिरहेको थियो, मलाई यो बाँदरले के बिगाइरहेको थियो, किन बाँदरको याद नगर्नु भनेको? उसको त साधनै भएन। फेरि गुरुकोमा गएछ, गुरुकोमा गएर भन्छ, गुरुजी मेरो त साधनै भएन, यो बाँदरको याद किन नगर्नु भनेको? भित्र एउटा बन्दर पठाएको छ होइन, त्यसलाई दिया। तिमीले गान्धीको नक्सा देखेछौ? एउटा गान्धीले बनाएको यस्तो गरेको यस्तो गरेको हातेको यसो भनेको के हो? ब्रह्मकुमारीमा अझै दुईटा थपिदिएको छ, डु नो इभिल, थिङ्क नो इभिल। बुझ्यौ? दुईजना साधु लोग थे, सन्यासी, शास्त्रार्थ करते करते जा रहे थे। बीच में एक नदी पार करना था। एक सुंदर युवती नदी पार करने के लिए बैठी थी। उसको नदी पार करने का हिम्मत नहीं था, वो किसी का इंतजार कर रही थी। सन्यासी लोग प्राय स्त्रियों का मुंह भी नहीं देखे, घर गृहस्थी का त्याग करके जंगल में चले जाते। तो एक ने पूछा, क्या हुआ बहन जी? मुझे नदी पार करने मुझे हिम्मत नहीं है, कोई नदी पार करने
इंतजार करता। और उसके बेचारे मन में, उसके मन में दया जागा, दया आए, प्रेम भाव जागो। अनि भक्कै कान आएर त्यो युवतीलाई बोकेर स्वाट्टै खोला तार्छ। मोबाइल नआउने पन्जाबीले काँधै हालेर बोकेर के गर्यो? खोला तार्यो। खोला तारेर चाहिँ छोड्यो। दुईजना साथ गर्दै गर्दै गुरुको कुटीमा पुग्न आँट राखे। नबोक्ने चाहिँ सन्यासीले के भनेछ भनेदेखि, अरे तैँले आज बहुत ठुलो गल्ती गरिरहेछ। के गल्ती गरेँ मैले? हामी सन्यासीहरूले केटीहरूको मुखहरू नहुने, अहिले त काँधैमा खप्पै बोकेर अङ्कल हालेर चाहिँ खोला तार्दै। यो कुरा चाहिँ नगरेर म पहिले के गर्छु? गुरुलाई सुनाउँछु। अनि बोक्ने सन्यासीले भन्छ, मैले त खोलाबारीबाट खोला पानीसम्म बोकेँ, तर तैँले त यसले बोक्को भन्दै यहाँसम्म ल्याइछ। बोक्ने म यसो होस् तेरो जीवन सन्यासी भन्छ। बोक्ने को अब? बोक्ने को? खोलाबारीबाट खोला पानीसम्म बोक्ने हो कि मनमा बोकेर गुरुको कुटीसम्म पुर्याउने बोक्ने हो? मनमा बोकेर गुरुको कुटीसम्म पुर्याउने बोक्ने। त्यसकारण बितेका घटनाहरू र भविष्यको चिन्ता गरेर वर्तमान लाइफलाई हामीले कहिल्यै पनि खेर फाल्नु बुझ्यौ? तिमीहरूलाई म एउटा सुन्दर टिम बनाउने एउटा कला सिकाउँछु। टिम मजबुत भयो भनेदेखि गेम जित्छ। वर्ल्ड कपमा आउँदैछ। अहिले वर्ल्ड कपमा आउँदैछ कुन देशमा? कतारमा आउँदैछ। कतारमा भर्खर वर्ल्ड कप हुँदैछ कतारमा। एउटाले कलकत्तामा राम्रो फुटबल खेल्ने केटा रहेछ कि 25 वर्षको उमेरमा गएछ आर्ट भयो। अनि बाबुले के गरेछ भनेदेखि छोराको नाममा राम्रो स्टेडियम बनाइरहेछ, वर्ल्ड कप राखेको छ, फुटबल खेलिरहेको छ, विभिन्न देशका खेलाडीहरूले खेल्न थालेछन्। अनि उसको आफ्नो बाबु पनि थियो। त्यो मर्ने केटाको चाहिँ हजुरबाबु बाजे जीजाजी क्या बोलते हैं? जीजाजी मतलब नहीं क्या होता है हिंदी में? दादाजी। तो फिर उन्होंने फुटबॉल का अच्छी तरीके से देखा और किसी देश में वर्ल्ड कप जीत कर के ले गया और घर में आया। अपने पिताजी को पूछा, तुम्हारे जो पोते थे वो तो चले गए, उसके नाम में हमने बहुत अच्छा फुटबॉल कर दिया, किसी देश में वर्ल्ड कप जीता, आपको कैसे लगा? मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं। क्यों अच्छा नहीं लगा? इधर 11 खिलाड़ी थे, इधर 11 थे, और एक इधर गेट के नीचे खड़ा होता था और देखता रहता था, इधर बोल जाता था, और इधर एक जाता था, देखते रहता था गोल किधर जाता है, और एक ही गोल के बीच 22 खिलाड़ी लड़ाई करता था। थोड़ा सा खर्च करके सभी को अगर एक बॉल खरीदता था तो कितना अच्छा था, इतना एक बॉल के ऊपर लड़ाई करते। उन्होंने कैसा देखा वो खेल? वो खेल को उन्होंने क्या देखा? अच्छा देखो, लड़ाई झगड़ा नहीं करके देखो। इस कारण पहले हामीले के गर्नुपर्छ भने नजरिया बदल्नुपर्छ। टिम बनाउनु भन्दा अगाडि टिममा कतिवटा लेटर हुन्छ? TEAM कतिवटा हुन्छ? T को मतलब होता है थॉट्स, E को मतलब होता है इमोशन, A का मतलब होता है एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण, M का मतलब होता है मेमोरी। मेमोरी चेंज टू बिहेवियर चेंज। जब मेमोरी को चेंज करेगा तब आपका व्यवहार चेंज होगा। सबसे पहला थॉट्स, काइंड ऑफ थॉट्स, कितने प्रकार के हमारे मन में विचार करते हैं? 4 काइंड। 2 तो आपको गुरुजी ने सिखाया और 2 तो आप जानते हैं। मैं 2 फर्स्ट कर देता हूँ।
एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है आचार देखिए। दूसरा होता है वेस्ट ऑफ थॉट्स और नेसेसरी थॉट्स, व्यर्थ विचार और आवश्यक विचार। जब आप सुबह उठते हो आपको बाथरूम जाना पड़ता है, पढ़ाई पढ़ना पड़ता है, आवश्यक विचार है, उसको आपको पॉजिटिव प्लस भी नहीं होता है माइनस भी नहीं होता है। ज्यादातर लोगों को मन में सुबह उठने से रात सोने तक संसार में अभी व्यर्थ विचार चलता है और नेगेटिव विचार चलता है। जितना व्यर्थ विचार उसका क्वांटिटी ज्यादा होता है। पर मिनट अगर पॉजिटिव थॉट्स किया तो 20 से 25, और फिर नेसेसरी में गया 30-35, फिर व्यर्थ में गया 50 एबव, नेगेटिव में गया 70, नेगेटिव और नेगेटिव में गया 80-90 के बाद सुसाइड चला जाता है, उसको डिप्रेशन होने लगता है, टेंशन होने लगता है। इसीलिए अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाना है। कैसे बनाना है थॉट्स को पॉजिटिव? कुएं में 2 बाल्टी रखा हुआ था, एक बाल्टी सदा रोता था, एक बाल्टी सदा हंसता था। क्यों? क्योंकि एक बाल्टी सोचता था भरिएर के गर्नु, पोखिहाल्नुपर्छ, उसको नेगेटिभ हुँदो रहेछ। अर्को बाल्टीले सोच्दो रहेछ पोखिएर के गर्नु, भरि त हाल्छु यसमा, त्यो पोजिटिभ भयो। एउटा ग्वालाको छौ दुध बेच्नेले जर्किनमा ठुल्ठुलो क्यानमा बजारमा दुध लिएर जाँदै रहेछ, 2 क्यानमा यसो चौतारीमा मिसाएर यसो बाहिरतिर गएको एकजना फटाकेको आएर त्यो 2 क्यानमा एकै कुरा के हाल्दैछ, भ्यागुता हाल्दैछ। त्यो भ्यागुताले के गरेछ भने एउटा भ्यागुताले चाहिँ अब ओहो कस्तो बन्द क्यानभित्र पसी उम्किने ठाउँ पनि छैन, माथिबाट बिर्को लाग्छ, अँध्यारो छ, म मर्ने परेको नेगेटिभ थट सोच्दा चाहिँ केही मरेछ। अर्को भ्यागुताले सोचेछ यस्तै बन्दै कोठामा भए पनि मलाई भगवानले एउटा पौडीले कला दिएको छ, म राम्रोसँग पौडिन्छु भन्दा मैले त्यहाँ पौडी उठालेछ, दुध चल्नु खोज्दा त्यो खालो हुँदा हुँदै त्यहाँ त एउटा मकरको डर निस्किन्छ, प्रकृति लाट्दै मकरको डरमाथि बसिन्छ। जब ग्वाला निश्चित ठाउँमा दुधेर गयो त्यसो त्यहाँ छोरीको खोल्ने बित्तिकै घिउको डल्लोमाथि प्रकृति लागेर बस्ने झ्याउता फुट्दै निस्किन्छ बाहिर, ज्यान बचायो। अर्को क्यास खोल्दाखेरि झ्याउता पनि मरेको जस्तो दुध जसले खान्छ। हामीले नराम्रो सोच्यौँ भने हामीलाई मात्रै त्यसको प्रभाव पर्दैन, त्यसको प्रभाव अरूलाई पनि पर्छ। विज्ञानले एउटा क्यामेरा प्रोड्युस गरेको छ अहिले, सरलाई थाहा छ होला, मेरे आपको भी पता होगा कि कैमरा निकाला है अभी उसको बोलता है ऑलरेडी फोटोग्राफी। ऑलरेडी फोटोग्राफी से अगर हम फोटो लेते हैं तो हमारे सिर के ऐसे एक औरा होता है, लाइट का औरा, वो करंट फोटोग्राफी निकाल देता है। लेकिन तर हाम्रो मनमा शुद्ध राम्रो विचार छ भनेदेखि देवताहरूको बुद्धको जस्तै सेतो लाइटको औरा छ। यदि नराम्रो किसिमको भावना छ भनेदेखि नराम्रो सोचेको छ भने कालो निस्किन्छ, रिसाको बेला खिचेको छ भनेदेखि लाइटको औरा रातो निस्किन्छ। त्यो हजार माइल टाढासम्म जान्छ हामीले सोचेको कुरा, बोलेको कुरा होइन, सोचेको कुरा पनि पृथ्वीको हजार माइल हजारौँ टाढा जान सक्छ। त्यसले रिफ्लेक्सन गर्दाखेरि लाख गुणा हामी आउँछ। जस्तो किसिमको कर्म गर्छ त्यस्तै किसिमको प्रतिफल पाउँछ। मैले यहाँ टेबलमा हातले ठोकेँ, आवाज आयो, मेरो हात झन्झन गऱ्यो, एक्सनको रिएक्सन। जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ समाधान पनि सँगसँगै जन्मिएको हुन्छ। त्यसकारण संसारमा असम्भव भन्ने काम छैन कुनै पनि। असम्भवलाई अलिकति विस्तारै भन्दाखेरि के भन्न सकिन्छ? असम्भव। के भन्नु पहिले? भन्नु पहिले असम्भव। त्यसैले अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ? इम्पोसिबललाई के भन्नु पर्यो? इम्पोसिबल।
फ्यामिली विद्यार्थीहरू फ्यामिलीको मिनिङ थाहा छ के हो ओ तिमीलाई धेरै ज्ञान छ फादर एन्ड मदर तर कोही कोही बेला म यसो विद्यालयमा स्कुलहरुमा चेक गर्न जाँदाखेरि स्टुडेन्टहरूले एउटा लभको सिम्बल बनाउँछ के बनाउँछ थाहा छ मुटु चलिरहेछ मुटु त बनाउन सक्दैन यस्तो पानको पात जस्तो यस्तो बनाउँछ अनि त्यहाँ के लेखेको रहेछ के लेखेको रहेछ आई लभ यु त्यति मात्रै लेखेर त हुँदैन के दिन्छ अनि एरो पनि दिन्छ भोजी दिन्छ काँडले मुटुमा हाल्यो बाँड अनि लभ हुन्छ नेपालको एक जग्गामा मित्रको भन्ने जग्गा छ फेसबुकमा दुईजनाको लभ परेछ च्याटिङ गरेछन् अनि भेटौँ न त भनेर होटलमा भेट्न गएको आफ्नै घरको सब्जीहरू गरेको भएछ अहिले यो सोसियल मिडियाले के गरिरहेछ भनेदेखि त्यस्तो पनि बनाइरहेछ त्यसकारण सोचै राम्रो हुनुपर्छ बुझ्यौ एउटा कनाडी छ खुल्ला छोड्दो रहेछ बेलुका चढेर घरमा आउँदछ गला तातै ल्याउँछ अनि एक दिन दम्ती घर आएछ कहाँ गयो भनेर यसो हेर्दै कहिले एउटा खाता दिएछ अनि यो गला कसै खाँदा के हो भोलिपल्ट चाहिँ हामी मालिकले हेर्दै जाँदा निस्किन सकेन भित्र एउटा कडमा बस्या मालिकले के सोच्यो गलालाई निकाल्ने होइन गला बुढो भएको छ अब यही माटो हालेर के गरिदिन्छु पुरिदिन्छु नेगेटिभ हो पोजिटिभ हो नेगेटिभ अनि गलाले के सोचेछ भनेदेखि माथिबाट माटो हाल्दै गर्दा मेरो मालिक कति जाति यो खाल्डो पुर्नको लागि माटो हाल्दैछ मलाई होइन भन्दो रहेछ जिउमा लागेको माटो सुधार गर्छ माटो कता जान्थ्यो मुनि गला कता जान्थ्यो अब त गला पुग्यो होला भनेर सोच्दै बाहिर हेर मालिकको एउटा पोजिटिभ थट्सले गलाको त्यो नेगेटिभ थट्सलाई पनि के गर्थ्यो चेन्ज गरेर आफू पनि बाँच्यो खाल्डो पनि पुग्यो त्यसकारण हामीले सधैँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि राम्रो राम्रो कुरा मात्रै सोच्नुपर्छ नराम्रो कुरा होइन बुझ्यौ अनि इमोसन भनेको भावना भावना कस्तो हुनुपर्छ भन्दा एक अर्काप्रति सहयोगको भावना हुनुपर्छ सहनशक्तिको भावना टोलरेन्स हुनुपर्छ कोअपरेटिभ हुनुपर्छ भावनाको कुरा गर्दाखेरि मलाई एउटा लन्डनको घटना याद आउँछ लन्डनमा के भएछ भनेदेखि एकजना मान्छे लाइब्रेरीमा किताब किन्न गएछ किताब किन्न जाँदाखेरि किताबको बाहिरपट्टि एउटा सुन्दर भावनाले ओतप्रोत भएको एउटा कोटेसन लेखेको छ अनि त्यो कोटेसन उसलाई मन परेछ अनि लाइब्रेरीलाई एउटा सोधेछ यति सुन्दर कोटेसन राम्रो भावनाले ओतप्रोत भएको कसले लेखेको लाइब्रेरीले के भन्यो योभन्दा अगाडि किताब जस्तै गरेको छ त्यसैले कसले लेखेको छ किताब भन्ने यसो हेर्दाखेरि एकजना नेक्सी भन्ने केटी रहेको छ फोन नम्बर छ नेक्सीको फोन नम्बर लिएर गयो नेक्सीलाई फोन गर्न थाल्यो दुईजना एकअर्काले भावना यति क्लोज भएछन् 4 वर्ष पछाडि त एकअर्कालाई नभेट्न नसक्ने भएछ अनि कहाँ भेट्ने भन्ने सल्लाह भएछ लन्डनको एउटा रेलवे प्लेटफर्ममा भेट्ने अनि रेलवे प्लेटफर्ममा जब गयो तिमीलाई मैले नेम्सी भनेर कसरी चिन्नु अनि नेम्सीले भन्छ म सुंदर एक गुलाब के जो रोज फूल होता है ना वो सिर में लगाकर तुम्हारे पास आऊंगी और गया रेलवे प्लेटफॉर्म में नेक्सी को इंतजार करने लगा नेक्सी आती नहीं है 3 बजे का टाइम दिया था 3
पीपल गया साने जी की हुआ दूर से उन्होंने एक लड़की गुलाब के फूल सिर में लगाकर उसके नजदीक आ रही थी, लेकिन जितने जितने नजदीक आ रही थी उसने जो सोचा था उसको नेम्सी को इसे नहीं पाया। नेम्सी के हाथ में एक लाठी था और नेम्सी के जो होता है ना ये झुककर जैसा हुआ था, कमर कुफरे जैसा हो गयो, गाला तो जब में चावले तो दियो कपाल से देखिए गाड़ी भेजा फूले भेजा नेम्सी छेउमा आई त्यो केटाले भेटेन होला भेटेन आगे हो गई क्या भेटेन यहाँ कसैले भेटो भन्नुहुन्छ कसैले भेटेन भन्नुहुन्छ उसलाई पनि भेट्न मन लागेको छ एकचोटि उसले सोचेको नेम्सी त थिएन नि यस्तो नेम्सीलाई भेटेर के गर्नु अनि उसले के गरेछ होइन मैले त्यसको बडीसँग त्यस्तो राखेको होइन नि मैले केसँग त्यस्तो राखेको भावनासँग यो भित्रको राम्रो राम्रो कुराहरूसँग म तिमीलाई भेट्छु भनेर उसले फेरि भेट्ने विचार गरेछ। हेलो नेम्सी हाउ आर यु नेम्सीले के भने हु नेम्सी वाइ नेम्सी आई एम नट नेम्सी मैले कुन नेम्सीलाई खोज्दैछ म त नेम्सी होइन तिमीले नि भनेको होइन टाउको सुन्दर गुलाबको फुल लगाएर 3 बजीको समयतिर मलाई रेलवे प्लेटफर्ममा पर्खिन लाग्यो त्यसो हो भने मलाई एकजना सुन्दर लेडीले आमा तपाईँ यो टाउको गुलाबको फुल लगाएर जानुहोस् अनि कसैले तपाईलाई नेम्सी भन्दै आएछ भनेदेखि तपाईँको नेम्सी चाहिँ उक्या पर गार्डनमा इन्तजार गरेर बसेर भनिदिनु है भनेर मेसेज छोडेको छ भने अब भेट्नु होला अब तपाईँ भेट्नुहुन्छ कि अब भेट्दैन भनेपछि हरेक कुरा के हुन्छ भनेदेखि हामीले बाहिर शरीरको आवरणलाई हेरेर मान्छेको व्यक्तित्व पहिचान गर्न सकिँदैन। आँखा नदेख्ने मान्छेले पनि के गर्न सक्छ मात्र गर्न सक्छ। एउटा त्यो धरानको रेन्चोको कोठामा मलाई भन्ने कति मजा उकिरहेको छ आँखा देख्दैन तपाईँले सुन्नुभएको होला धनकुटामा एउटा झमक कुमारी हिँडेर हल्लिरहेछन् उनले एउटा किताब लेखेको छ जिन्दगी फूल हो कि काँडा हो जिन्दगी क्या है फूल है कि काँडा है संघर्ष भी करना पड़ता है जीवन में जन्मिँदाखेरि साँपे जन्मेको डल्लो पर केही थिएन हात खुट्टा नचल्ने काम गर्यो नसुन्ने भइली मुखबाट बोली पनि नबोले आमा बाबुले फ्याक्न आँटेका थिए तर बालुवामा कोर्न सिकेर ऊ नेपालको मात्रै नभएर उनले धेरैवटा भाषामा साहित्य लेखेका थिइन्। उनको किताब जीवन काँडाकी फुल भन्नेले सिक्किमबाट पनि प्राइज दिएछ नेपालबाट जगदरबार मदन प्राइज पाए खुट्टाले लेखेर उनलाई भेट्न गए म बोल्दिनँ नुनी देख्दिनँ नागा सुन्दिनँ केही कुरा लेखेर दिनुपर्छ इसाराले थाहा पाउँछिन् त्यस्तो भित्र पनि एउटा सुन्दर भावना र क्वालिटी छुटेको हुन्छ। त्यसकारण हामीले भावना राख्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई म एउटा जाँदा जाँदै एउटा राम्रो घटना सुनाएर बिदा हुन्छु। त्यस्तै एउटा सत्संग चल्दै रहेछ एउटा डाक्टर छ डाक्टर चोर पनि फाल्छ डाकाले दिउँसै डाका गर्छ चोरले नाचिरा खान्छैन भनेर मात्रै हेरेर मात्रै चोर्छ चोरलाई नचोर पनि भाइ भनेको मेहनत गरेर खान नचोर भनेको कस्तो खालको मान्छे रहेछ चोर्न चाहिँ मेहनत लाग्दैन ग्रिल काट्नु पर्यो झ्याल काट्नु पर्यो मान्छे निकाल्नु चाहिँ हेर्नु पर्यो चोर्न पनि मेहनत लाग्छ के गर्नु
सक्ला डाका से एउटा जबरजस्ती त्यो दिन रुक्न पाएन छ अनि के गरेछ भन्दाखेरि एकचोटि सत्संग चल्दैछ यस्तै सरस्वतीको मूर्ति राखेको रहेछ यहाँ गएछ सुनाइ नाम तिनीहरूको जीवनमा काम दिन्छ अनि सत्संग चल्दै गरेको ठाउँमा गएर प्रतिको पैसा सबै खोज्न हालेछ मान्छे सबै गइसकेपछि अनि पण्डितले के भनेछ भन्दाखेरि सरस्वती जिन्दगीमा कहिल्यै ठुलो गर्नु हुँदैन जीवनमा सफलता प्राप्त हुन्छ भनेछ तिमीले ठुलो बोलेको छैन बोलेको छ साँचो भन्छ त्यो पनि तिमीले ठुलो बोलेको होइन बोलेको छैन भनेर त्यो ठुलो बोलेको अनि उनले के गर्यो भने भोलि म राजाले दरबार भोट्न जान्छु यदि मैले सक्सेस भएन भनेदेखि ठिक छ सक्सेस भएन भनेदेखि त मर्सेस भनेर पण्डितले चेतावनी लिएर त्यहाँबाट निस्क्यो तर उसले झुटो नबोल्ने शपथ खायो सत्संग सुनेर राजाको दरबारमा गयो आर्मी बसेको गेटमा घोषणा गएको दरबारमा चोर्नको डाक्नु आर्मीलाई विश्वासै लाग्यो मलाई राजा पनि छोड्यो अर्को गेटमा बसेको चाहिँ कहाँ गएको दरबारमा चोर्नु गएको खानुले राजा छोड्यो गए दरबारमा चोर्न सफल भयो सबै भित्र गएको हिरा मोती पन्ना मटर पात ल्याएछ दरबारमा सामान सबै हरायो राजाले इन्क्वायरी गरेर कसले चाहिँ यस्तो सेक्युरिटी हुँदा हुँदै यो गरेर त्यहाँको गार्डले भन्छ महाराज यस्तो किसिमको चोर आएको थियो जसले नरानीकन सर्लकै लिएर गयो झुटै बोलेन त्यसो भए उसलाई बोलाउनु पर्छ आफ्नो दरबारमा झाली बिटाए सहरमा सबैतिर मेसेज दिए यो दरबारमा चोर्नेको हो भनेर नगदा भोलिपल्ट टुकटुकै त्यो आइपुग्यो राजाले सोधेछन् तैँले किन चोरेको अनि उसले भनेछ मैले एउटा सत्संग सुनेर छु जिन्दगीमा झुटो बोल्नु हुँदैन मैले झुटो बोल्नु हुन्छ कि हुँदैन भनेर टेस्ट गरेको महाराज अब म जिन्दगीमा झुटो बोल्दिनँ झुटो बोलेर पनि सक्छु हुँदैन राजाले के गर्नुभएछ भने मेरा मन्त्री मेरा यहाँ भएका भारदार मेरा यहाँ भएका कर्मचारीहरू सधैँ साँचो बोल्ने हो भनेदेखि देश नहुन्थ्यो आजदेखि यो देशको प्रधानमन्त्री तैँले भनेर त्यही डाकलाई चाबी दिने हेर्नुहोस् एउटा सत्संग सुनेर झुटो नबोल्दाखेरि त त्यसले देशको प्रधानमन्त्री भयो तपाईँले यो सत्संग कति कुरा सुन्नुभयो जीवनमा त्यो कुराहरू अवश्य लागू गर्नुहुनेछ यो विद्यालय ने विद्यालय के प्रिंसिपल महोदय ने हमको यहाँ आकर जो ज्ञान आप लोगों को सुनाने के लिए समय दिया और आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक सुना एक विद्यार्थी ने कहा था बच्चे हल्ला मत करो शांति से बैठो विद्यार्थी बोलता है सर हम लोग की शांति से बैठना है मतलब शांति क्या होता है उसको पता है नहीं वो एक लड़की की वो शांति उसी की साथ बैठना है आप लोग ऐसे नहीं है बहुत ज्ञानवान बच्चे बहुत डिसिप्लिन वाला है मैं ये एजुकेशन का बात करना चाहता था सभी को मेरा स्वागत नमन और हवा भी नहीं है, उसका फोकस खिड़की भी नहीं है,
पानी इसमें भूले ना। तो आप सभी ने अभी वाले का हाफ आवर सुना, इसका कभी आप थोड़ा सा है इसमें नॉलेज भूले। आप लोग देखिए, जब ब्रदर मैम हमें बता रहे थे नॉलेज फुल कौन है, जिसके लाइफ में वैल्यू है वही नॉलेज फुल है, ठीक है ना। ज्ञान पढ़ने से नहीं आता है, सुनाने से नहीं आता है। ज्ञानी किसे कहा जाता है, जिसके लाइफ में प्रैक्टिकली है। हम बहुत सारे बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे थे आगे या पीछे, जिन्होंने आपके बगल वाले आपको काफी डिस्टर्ब कर रहे थे, डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, है ना। कई लोगों ने फुल स्टोरी आपको याद होगा, जो आज कई स्टोरी प्रेजेंट में लागू होगा, कई स्टोरी पास्ट से रिलेटेड है, कई स्टोरी फ्यूचर से है ना। तो नॉलेज क्या है हमारे लिए, ये कप में पानी भरा है। हम क्लासरूम के अंदर में बैठते हैं तो हम देखते हैं कि जब तक क्लास चलता है तब तक मेरा माइंड कितना डिस्ट्रैक्ट होता है। अगर माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ इसका मतलब है मैं फोकसफुल नहीं, मैं डिसिप्लिन में नहीं हूं, है ना, ठीक है। इसीलिए फोकसफुल होकर प्रेजेंट में रहना ही डिसिप्लिन है, ठीक है। आप लोग इस कौन से क्लास में पढ़ते हैं, कहां तक पढ़ेंगे, कहां तक जाएंगे, क्या बनेंगे, वो बात की बात है। लेकिन प्रेजेंट में आपने अभिमानी का हाफ ओवर कितना फोकसफुल होकर आपने काम किया। और कितने लोग जो आगे बैठ रहे हैं, सर, प्रिंसिपल मैम या क्लास टीचर या जो आपको क्लास ले रहे हैं, वो सबकी ब्लेसिंग आपके ऊपर जाता है। अगर कोई स्टूडेंट क्लास में रह रहा है, पेन ऐसे करता है, बार-बार पेन को क्या कर रहा है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, इसका मतलब है वो फोकसफुल नहीं है। वो अगर टीवी देख रहा है, घड़ी देख रहा है, टाइम देख रहा है, वो कौवा है। हां जी, कौवा
जो चीज मांगने से कुछ नहीं मिलता है, देने से मिलता है। जो चीज आप देंगे वही चीज आपको मिलेगी। टाइम दिया है, टाइम मिलेगा। रिस्पेक्ट दिया है, रिस्पेक्ट मिलेगा। प्यार दिया है, प्यार मिलेगा। पीस दिया है, पीस मिलेगा, है ना? इसीलिए हम हमेशा इन बातों को ध्यान रखें और आप लक्ष्य रखें कि हम क्या करके आगे बढ़ेंगे। फोकस कोई भी काम में क्या करना है, फोकस होके करना। चाहे खाना मेडिटेशन कैसे खाने के टाइम में खेलने का ध्यान है, पढ़ने के टाइम में खाने का ध्यान है, सोने के टाइम में उठने का ध्यान है, तो आप प्रेजेंट में हैं, नहीं है ना? अभी सुनने के टाइम में सुनिए, खाने के टाइम में खाइए। इसीलिए कोई भी काम आप फोकसफुली करेंगे तभी आप सक्सेसफुली बनेंगे। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे प्रभु ने आपको पहले हम ब्रह्म कुमारी की तरफ से आपको 2 मिनट मोमेंट देंगे। और ये बेसिक आप जैसे होते हैं ना वैसे ही मिलेगा। आज आपको चीजों को पता लगेगा कि आप में एक्चुअली क्वालिटी क्या है, आपको किस चीज के लिए अलाउ किया गया वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम मैसेज शुरू करेंगे। God is an infinite source of power and virtue। आपके पास गॉड के जो भी गुण है, दिव्य गुण, वो आपके पास मौजूद है। और